जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माज़रत मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इसलिए लेक्चर्स जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो हेल्थ साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रहते थे, मैंने सोचा उन पर दोबारा से काम शुरू किया जाए। तो ये आज हमारा लेक्चर है साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी आपकी बॉडी, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है, कुछ बॉडी में इस तरह के, फिजियोलॉजी में इस तरह के मसाइल होते हैं जो कि आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करते हैं, और बाज़ अवत साइकोलॉजी में ऐसे मसाइल होते हैं जो कि आपकी बॉडी को ख़राब करते हैं, फिजियोलॉजी को ख़राब करते हैं। ये सिर्फ आज मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि एंशियंट वर्ल्ड में भी ये बात की गई थी और कदीम ज़माने से ये बात चलती आ रही है। इन द एंशियंट वर्ल्ड अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी रिलेशनशिप हेल्थ वॉज द डोमिनेंट मॉडल। तो ये उस दौर में भी एक डोमिनेंट मॉडल था और बाद में भी बहुत सारा इस पर काम होता रहा। जैसे जैसे साइकोलॉजी की हिस्ट्री बढ़ती चली गई, इस पर भी काम होता चला गया। और आज मौजूदा क्या सूरत हाल है और साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर डिसऑर्डर्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में आप स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीक व्यू, जैसा कि आपको इल्म है, किसी भी चीज़ की आपने हिस्ट्री एक्सप्लोर करनी है तो आपको ग्रीक व्यू में जाना पड़ता है, ग्रीक पीरियड को स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से ही उलूम का आगाज़ हुआ था, सारी हिस्ट्री वहीं से आती है। ये वो पहला पीरियड था जब चीज़ों को रिटन फॉर्म में लिखा गया था, सेव किया गया था। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझने से पहले हमें उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकली जो रूट है उसको एक्सप्लोर करना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कैसे डेवलपमेंट हुई। सो ग्रीक व्यू 1200 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्राइस्ट उनको इंग्लिश में कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1200 साल कबल ये कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने उलूम को जन्म दिया, चीज़ें लिखी, हिस्ट्री बनाई। सबसे पहला और बड़ा फिलोसफर सोक्रेटिस, सुकरात ने भी माइंड बॉडी पे बात की थी। उसने कहा था कि माइंड और बॉडी ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इसका जो स्टूडेंट था प्लेटो, ये जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, प्लेटो, इसने अपने उस्ताद से मुनहरिफ होकर उसकी आइडियाज़ से इनकार करते हुए एक थेरी दी थी जिसे हिस्ट्री में डुअलिज्म कहते हैं, यानी माइंड और बॉडी जुदा जुदा हैं, ये एक जैसे नहीं हैं, यानी एक एक दूसरे के साथ नहीं है, ये क्या है, सेपरेट हैं, अलग हैं। इसकी इस अप्रोच को इसके स्टूडेंट अरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट, ये सेपरेट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जिसकी बुनियाद पर आगे हम चल के देखेंगे कि इस दौर में भी लोग यही समझते हैं कि माइंड और बॉडी जुदा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, रिलेशन है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बात बेसिकली अरिस्टोटल ने सबसे ज़्यादा और वजनी बात की थी सोक्रेटिस के बाद, ठीक है, डिटेल के साथ इसने अपनी बुक में ये वाजह किया था। और दूसरा, ये एक अनसाइंटिफिक व्यू था, साइंस की ईजाद और साइंस के पीरियड से पहले पहले ये व्यूज़ थे, ये एक अनसाइंटिफिक व्यूज़ थे उस दौर में। लेकिन फिर भी देखें कितने उनके साइंटिफिक व्यूज़ प्रूफ हुए इस दौर में। उसके बाद आगे चलते हैं, मिडल एजेस में बात हुई, और भी इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बातें की, लेकिन वो माइंड को सिंपली एक्सप्लोर नहीं करते थे, बल्कि वो साथ साथ सोल के हवाले से बात करते रहे, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं की। और ये और व्यू एक अच्छा है, इब्न सीना, आपने इस फिलोसफर का नाम सुना होगा, ये एक मुस्लिम फिलोसफर था, बगदाद से इसका ताल्लुक़ था। ये बगदाद में मुसलमानों का स्कूल ऑफ थॉट था, विजडम हाउस, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। तो ये बहुत बड़ा फिलोसफर था, इसने बहुत ज़्यादा काम किया था साइकोलॉजी में। ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ मेंशन है। एडी भी वो, जैसे मैंने आपको बताया क्राइस्ट, तो क्राइस्ट को ही उन्हीं से ही ये लफ्ज़ निकाला गया था, एनो डोमनी। तो ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इस कैलेंडर का आगाज़ हुआ था, उससे ऑनवर्ड जितनी भी हिस्ट्री होती है वो उसे एडी से लिखा जाता है, एनो डोमनी। अभी भी यही कैलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। माइंड ऑर्डर्स बॉडी, ये इब्न सीना कह रहे हैं, माइंड ऑर्डर्स बॉडी टू मूव और एक्ट। ये बात वाजह हो जानी चाहिए कि पहले फिलोसफर्स सोल को ही माइंड कहते थे, पहले सोल कहा जाता था और सोल को फिर माइंड कहा जाने लगा। तो ये उस दौर की बातें हैं जब ये सोल को माइंड कहते थे। माइंड ऑर्डर्स बॉडी टू मूव और एक्ट, माइंड एक्टिवेट विल पावर, माइंड एक्टिवेट विल पावर दैट कैन हेल्प इन ट्रीटिंग द फिजिकली इल विदाउट एनी मेडिसन, यानी किसी भी इंसान को कोई बीमारी है फिजियोलॉजी में, और अगर वो अपनी विल पावर को एक्टिवेट कर देता है माइंड की मदद से, वो कहता है कि मैंने इस बीमारी से लड़ना, तो वो लड़ लेता है और वो उस बीमारी से निकल जाता है। लेकिन अगर एक इंसान हार मान ले कि मैं नहीं लड़ सकता इस बीमारी से, ये बीमारी ज़्यादा जालिम है, जहन में ये चीज़ बना लेता है, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। ये बात उन्होंने की थी, बहुत बड़ी बात थी। इसी मेथड की मदद से उसने एक अपना थेराप्यूटिक टेक्निक लॉन्च की थी जिसे
हिस्ट्री में हिप्नोटिज्म के नाम से याद किया जाता है, और ये एक लंबे अरसे तक टेक्निक इस्तेमाल होती रही साइकोलॉजी में। अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। एक ख़ास किस्म का माहौल क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर देते हैं। हिप्नोटिज्म इज़ अ स्लीप लाइक trance, a state in which you have heightened focus and concentration, where a person can act unusual ways to experience unusual sensations। तो इससे वो इनका इलाज करता था मरीज़ों का जो कि साइकोलॉजिकल इल होते थे, और उसके बाद ये लंबे अरसे तक ये टेक्निक इस्तेमाल होती रही। ये जो सीबीटी और इस तरह की चीज़ें आज इस दौर में आपको नज़र आती हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसी से निकली हुई चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत बड़ा फिलोसोफर आता है रेने डिकार्ट। ये आपको 15वीं-16वीं सदी का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर नज़र आता है रेने डिकार्ट, जिसने डुअलिज्म पर दोबारा से नज़रसानी की थी। फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस, सब्सटेंस डुअलिस्ट। इसने एक और चीज़ का इजाफा किया जिसे सब्सटेंस कहते हैं। ये थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा, ये यानी जो इंसान थिंक करता है, ये जो थिंकिंग का अमल है, इस पर बहुत ज़्यादा इसने काम किया था। और ये यूँ कहता कि जैसे इंसान का सेल्फ ही उसकी थिंकिंग है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, देयर फोर आई एम, इसी वजह से मैं अपना वजूद रखता हूँ। तो ये जो थिंकिंग की बालादस्ती है, जो इंसान की सोच की बालादस्ती है, इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। वो कहता था कि मैं एक ख़ास किस्म का जौहर हूँ जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी मादी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना वजूद बरकरार रख सकता हूँ। और इंसान का जो माइंड है ये बॉडी से बाहर भी एग्जिस्ट करता है, सोल बाहर भी एग्जिस्ट करती है, और इंसान की ये जो रूह है, ये जो माइंड है, ये बाहर भी अपना वजूद रख सकता है और सोच सकता है। अगर इसको बॉडी ना भी मिले तो ये अपना वजूद रखता है। ये इस किस्म का जौहर है। एनवायरमेंटल फोर्सेस ब्रिंग चेंज इनसाइड, हायर मेंटल एक्टिविटीज़ अकर बाय सोल। जितनी भी आला किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोल से एक्टिवेट होती हैं। ये उस दौर के फिलोसफर्स हैं जब कोई भी बात मज़हब के दायरे से निकल कर नहीं की जा सकती थी। ये उस दौर के फिलोसफर्स हैं, इसलिए इनकी जितनी भी फिलोसफी है वो मज़हब के दायरे के इर्द गिर्द नज़र आती है। माइंड एंड बॉडी बोथ आर सिग्निफिकेंट नॉट डिफरेंट। ठीक है, जैसे उसने बात की थी कि डिफरेंट हैं, इसने दोनों को कहा था कि ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। माइंड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो माइंड है इंसान का ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट बॉडी कांट थिंक, यानी जो बॉडी है वो थिंक नहीं कर सकती, उसमें ये कैपेसिटी नहीं है। ये काम सिर्फ माइंड करता है। बट बोथ डिपेंड्स ऑन गॉड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये अपना वजूद रखने के लिए किस पे इनसार करते हैं? गॉड पे, खुदा पे। द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड इज कॉन्शियस, माइंड का एट्रीब्यूट के कॉन्शियस, वाइल द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज फिजिकल एग्जिस्टेंस। ओके, सब्सटेंस एंड वर्ल्ड, ये इस अप्रोच को इंट्रैक्शनिज्म भी कहते हैं। सब्सटेंस को वो डिफाइन करता है। Descartes defines substance as a thing that does not depend on anything else for its existence. Substance is a self-subsisting thing. Strictly speaking, then only God is really a substance, because everything else depends on God for its existence. More loosely speaking, though, anything that depends on only on God for its existence counts a substance। यानी कोई भी ऐसी चीज़ है जो सब्सटेंस है, यूँ कह लें कि जो आपका वो बॉडीली चीज़ है, वो अपना वजूद बरकरार रखने के लिए खुदा पे इनसार करती है। खुदा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको किसी चीज़ पर इनसार नहीं है। तो ये उस दौर के फिलोसफर्स हैं जब मज़हब की बात करते थे, और उसके अलावा जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे इसके कुछ आर्गूमेंट्स थे, कुछ डिबेट्स थी। तो ये इसके साथ उसने लिंक करके चीज़ों को वाज़ह किया कि ये इंसान की जो बॉडी है ये बेसिकली अल्लाह ताला का जो वजूद है उस पर इनसार करती है। वो जब चाहे इसको ख़त्म भी कर सकता है, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट चीज़ है। और उसका ये मानना था कि जो सब्सटेंस है ये एक सेल्फ सब्सिस्टिंग थिंग है, और जो खुद कार एग्जिस्ट अपना रखती है, अपना वजूद रखती है, वो सिर्फ खुदा की ज़ात है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ही बिलीव दैट देयर वर टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, मैटर ऑफ विच द इसेंशियल प्रॉपर्टी इज दैट इट इज़ स्पेशली एक्सटेंडेड, एंड माइंड ऑफ विच द इसेंशियल प्रॉपर्टी इज दैट इट थिंक्स। माइंड की एसेंशियल चीज़ क्या है? वो सोचता है। और मैटर या सब्सटेंस या आपकी जो फिजियोलॉजी है या बॉडी है, ये क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंड करती है, फैलती चली जाती है। 18वीं सेंचुरी में, यानी ये 15-16 सेंचुरी का फिलोसफर, आगे 18वीं सेंचुरी में मज़ीद बात होती है। तो इस पर ये जो एक और अप्रोच आई, माइंड ब्रेन डुअलिज्म। यानी देखिए, माइंड एक अलग चीज़ है। माइंड, मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले सोल कहा जाता था, सोल से फिर माइंड बना दिया उन्होंने। और अब एक और चीज़ ब्रेन, यानी ब्रेन जो है आपके स्कल में जो मटेरियल पड़ा है फ्लूइड लाइक जो गोदा है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो माइंड है। माइंड एग्जिस्ट नहीं करता, माइंड का अपना यानी आपके जो ख्यालात हैं आप उनको तस्वीर से देख नहीं सकते किधर हैं, कहाँ हैं, लेकिन आप ब्रेन को देख सकते हैं। ये इसका ये पार्ट है, ये इसका ये पार्ट है। उसकी जो फंक्शनिंग है, उस मटीरियल की जो फंक्शनिंग है वो माइंड है।
ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको आप पहले वाज़ेह कर लें। यहाँ से आप ये वाली जो अप्रोच है इससे आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा, यानी सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। ये जो ब्रेन आ गई ये क्या है, बायोलॉजी इंसान की। ऑल दो दिस व्यू अलाउड फॉर सिंपलिस्टिक एंड यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप्स अमंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट्स, यानी ये कि माइंड साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी ये माइंड है, असल में साइकोलॉजी क्या है, ये माइंड है, और फिजिकल स्टेट्स जो हैं ये आपकी ब्रेन को हाईलाइट कर रहा है। देयर वॉज लिटिल रूम फॉर रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस अमंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18th सेंचुरी में थोड़ा सा उसने टच दे दिया बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेरिएबल्स का। दिस मॉडल नोन एज बायोमेडिकल रिडक्शनिज्म और माइंड ब्रेन डुअलिज्म रिमेन dominant in western world until well into the 19th century. The biopsychosocial model, health psychology इस मॉडल के ऊपर खड़ी है। अगर ये मॉडल हेल्थ साइकोलॉजी से निकाल दिया जाए तो वो फ़ौरन ज़मीन पर गिर जाए। बायो psychosocial model health and illness is influenced by a combination of biological, psychological and social factors with no one factor being primary. किसी को भी आप primary नहीं कह सकते, ये सारे के सारे क्या हैं, important हैं। The relationship among these factors are huge complex. Although the reductionist perspective was perhaps useful during a time when major causes of death were primarily associated with injuries or single pathogens like diphtheria. 20th century की बात करें to present, इस वक्त तक इसकी डेवलपमेंट की, ये हमने साइकोफिजियोलॉजिकल की हिस्ट्री पढ़ी है बेसिकली, थोड़ी थोड़ी ब्रीफ सी। द एडवेंट ऑफ द जर्म थ्योरी of disease and the development of effective antibiotics early in 20th century meant an increase in long and people became more likely to die later in life of chronic and complex illnesses. In 2000, the top 10 leading causes of death in United States included heart disease, cancer, stroke and diabetes. Clearly these diseases all include significant psychological and behavioral factors. तो यहाँ से पता चला कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और बिहेवियरल फैक्टर्स मिला के भी आपको एक डिजीज़ को जन्म देते हैं, ये 2000 में। तो इस दौरान एक तहरीक चली और उसके नतीजे में इनको DSM में शामिल कर लिया गया, इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, DSM 4th TR American Psychiatric Association in 2000 labels them psychological factors affecting medical conditions. DSM में इनको किस नाम से शो किया गया है, आई रिपीटेड, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज भी आपको सेम सेम नज़र आएंगी बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में, इनको वाज़ेह करते हैं। साइकोसोमैटिक और साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो इसमें साइको कॉमन है, सोमैटिक और फिजियोलॉजिकल के इशू आ रहा है। सोमैटिक भी बॉडी को कहते हैं, फिजियोलॉजी भी फिजियोलॉजी को कहते हैं। तो ये पुरानी टर्म है, शुरू में इसको साइकोसोमैटिक कहते थे। द टर्म साइकोसोमैटिक इज thought to have first been used in 1880 by Hindroth. तो ये पहली मरतबा 1880 में इस इंसान ने इस टर्म का इस्तेमाल किया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की टर्म यूज़ होने लगी। Psycho means psychological factors and somatic means bodily or physically or physiological factors which are involved in illness. Now the other term psychophysiological is used in advanced literature. The term psychophysiological has had an interesting and complex history reflecting change in the ways in which medical professionals have conceptualized and treated medical illness. Although the meaning of term psychophysiological has changed over time, current thinkers define a physical disorder, a फिजिकल डिसऑर्डर एज बीइंग साइकोफिजियोलॉजिकल, यानी आपके फिजियोलॉजी में कोई डिसऑर्डर आया है और उसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज आपके साइकोलॉजी में होंगे, इसलिए उसको साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी कहीं ना कहीं वजूहात आपकी साइकोलॉजी में होती हैं, इसलिए उनको साइकोफिजियोलॉजिकल या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इफ़ द साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स हैव अ क्लोज टेम्पोरल एसोसिएशन विद द डेवलपमेंट और डिलेड रिकवरी, उनकी रिकवरी में भी आपकी साइकोलॉजी को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर उसकी डेवलपमेंट में आपकी साइकोलॉजी शामिल है तो डेफिनेटली आपकी मेंटल फंक्शनिंग को दुरुस्त करना होगा, तो फिर ही आपकी साइकोलॉजी दुरुस्त होगी, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो थॉट्स हैं वो ठीक होंगी, तो आपका वो वाला डिसऑर्डर ठीक होगा। फ्रॉम मेडिकल सिम्टम्स, पुट अनदर वे, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसफंक्शन इन बॉडीली सिस्टम, यानी आपकी जो बॉडी सिस्टम है उसमें कोई भी डिसफंक्शन है दैट आर क्लोजली इम्पैक्टेड ऑन बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स,
और उसका कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेशन आपकी साइकोलॉजी के साथ होगा। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मजीद हम देखते हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कंडीशन, यानी आपकी साइकोलॉजी और आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी का एक क्लोज रिलेशन है, उसके नतीजे में ये वाले डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अक्कर व्हेन अ साइकोलॉजिकल कंडीशन कॉजेज फिजिकल सिम्टम्स, यानी कोई भी साइकोलॉजी का आपका मसला है, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी में आती हैं, उससे आपका एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये हाईलाइटेड डेफिनेशन है। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर फिजिकल डिजीजेज, वो होती क्या हैं, फिजिकली डिजीजेज होती हैं, दैट आर ईदर ब्रॉट अबाउट आर वर्सेंट बाय स्ट्रेस एंड अदर इमोशनल फैक्टर्स, या दूसरे इमोशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या मेजर जो उसमें अपना रोल प्ले करता है उसकी डेवलपमेंट में वो होता है स्ट्रेस। जब आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस, दबाव, प्रेशर, उन सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो फिजियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। वन ऑफ द मैकेनिज्म्स थ्रू विच स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ दीज डिजीजेज इज बाय एडवर्सली अफेक्टिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये चीज़ यानी मेन चीज़ क्या है, इम्यून सिस्टम, जो आपकी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देखें अब इसको ज़रा टेक्निकली समझने की कोशिश करें। अगर एक इंसान की साइकोलॉजी में मसला आया, उसको डिप्रेशन हुआ, एनजाइटी हुई, स्ट्रेस लिया, उसने टेंशन ली, उसकी वजह से क्या होगा, उसका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, और ईटिंग पैटर्न के साथ साथ उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, उसे नींद नहीं आएगी, टेंशन है, दबाव में है, स्ट्रेस है, और खाना तो उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा या ज़्यादा खा लेगा। जब आप खाना नहीं खाते या प्रॉपर टाइम टेबल के साथ खाना नहीं खाते, या आप अपनी नींद मुकम्मल नहीं करते, तो इंसान की बॉडी के ऊपर एक इम्यून सिस्टम होता है, एक ऐसी कुव्वत मुदाफ़त होती है जो आपको बीमारियों से बचाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती है। वो मज़बूत कैसे रहती है, वो मज़बूत आपकी प्रॉपर खाने से और प्रॉपर नींद लेने से ठीक रहती है इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जब भी आप ज़हनी मसाइल, टेंशन, दबाव, एनजाइटी, डिप्रेशन की वजह से अपना ईटिंग पैटर्न और अपना स्लीपिंग पैटर्न दोनों डिस्टर्ब करते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और फ़ौरन आपकी जो फिजियोलॉजी है उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करता है कि आपकी साइकोलॉजी की ख़राबी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो कोई भी बीमारी आप पे फ़ौरन अटैक कर सकती है। अभी भी मुमकिन है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वायरसेस हैं, बीमारियाँ हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, इस वजह से वो बीमारी हम पे अटैक नहीं कर रही। अगर हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन वीक हो तो हम पे फ़ौरन बीमारी अटैक कर जाए। एग्जामिन हाउ स्ट्रेस इफेक्ट्स फिजिकल डिजीजेज एंड एक्सप्लोर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। माइंड एंड बॉडी इन्फ्लुएंसेस, यानी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्लियर हो चुके हैं। मेंटल फंक्शनिंग इफेक्ट्स ऑन बॉडी, यानी मेंटल फंक्शनिंग आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है, और ये कुछ मेजर डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये वाले डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे इंसोम्निया है, हेडेक है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक पेन है। ये बेसिकली साइकोलॉजी में आते हैं खराबियाँ, और ये आपकी फिर बॉडी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी है सोमैटो साइकिक डिसऑर्डर्स, बिल्कुल उसका अपोजिट। सोमैटो यानी बॉडीली इफेक्ट्स ऑन मेंटल फंक्शनिंग, यानी आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, बीमारी है। वैसे तो इंसान की बॉडी में कोई भी मसला है फ़ौरन ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई ख़ास किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, तो उनका इम्पैक्ट आपकी साइकोलॉजी पे आता है। तो ये मेजर क्या है, बीपी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, एक्यूट पेन है। जैसे कैंसर है, तो अगर एक मरीज़ को पता चल जाए कि मुझे कैंसर है, हालांकि उसकी फिजियोलॉजी में ये बीमारी है, लेकिन उसकी वो टेंशन लेगा, और टेंशन लेते लेते उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी ख़राब हो जाएगी, तो उस तरह उसका जो ज़िंदा रहना है वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वो मेंटली तौर पर हार मान जाएगा। तो बेसिकली उसकी फिजियोलॉजी में मसला था, उसने टेंशन ली, तो बॉडीली इफेक्ट्स ऑन मेंटल फंक्शनिंग, उसकी बॉडी ने उसकी मेंटल फंक्शनिंग पे इफेक्ट कर दिया, इसे कहते हैं सोमैटोसाइकिक डिसऑर्डर्स। यहाँ पे कुछ क्लासिक डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इंसोम्निया, हेडेक, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक पेन, अल्सर, अस्थमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHD। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। होपफुली इट विल बी ह्यूज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। फाइनली थैंक्स।